मैं सुचिता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल नेम्ड फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और आज जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं आपको 1 महीने में या 2 महीने में आपको डी फार्म एग्जिट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है वो बताऊंगी। कई लोग क्वेश्चन होता है भाई अभी तो नहीं हो पाएगा नवंबर में, इतनी जल्दी कैसे होगा एग्जाम, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पीसीआई नोटिफिकेशन डाल रही है तो वो बहुत बड़ी संस्था है, हम उस पर क्वेश्चन करने वाले कोई नहीं होते। और अगर उसने कोई डेट दी है हमें, इसका मतलब एग्जाम होने हैं उस पर्टिकुलर डेट पर, है ना, और हमें उसकी तैयारी करनी है। और वैसे भी जब हमें एग्जाम देना ही है तो हमें तैयारी करनी ही है। और जब हमने डी फार्म अच्छे से पढ़ ही रखा है तो मैं एग्जिट एग्जाम से डरेंगे क्यों? हमें सबसे पहली बात तो डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डी फार्म पढ़ा हुआ है। डी फार्म का ही कोर्स आपको आने वाला है ना। और आज मैं जो है आपको बिल्कुल शॉर्टकट में बताऊंगी कि अपन अपने कोर्स को कैसा पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी डी फार्म पढ़ रखा है। उन्हीं लोगों का एग्जाम है ना जो डी फार्म पढ़ लिए हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी है, मीन्स उनको सारी चीजें आती हैं। बस हमें उसको एक तरीके से रिवाइज करना है, और ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे रिवाइज करना है आज मैं आपको बताऊंगी। और सारे सब्जेक्ट्स अपन कैसे डिवाइड करके पढ़ सकते हैं कम समय में, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो हम लोग हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड तक जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे प्रिपरेशन करें हमारे डी फार्म एग्जिट एग्जाम के लिए, जो कि नवंबर में आ रहे हैं। देखिए मैंने ये खोल के रखा है आपका डी फार्मेसी का सिलेबस। इसमें आपके जो है वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सोशल फार्मेसी। ठीक, ये आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स। अब हम सबसे पहले ध्यान देते हैं फार्मास्यूटिक्स। ठीक, फार्मास्यूटिक्स का नहीं, मैं आपको जो है वो बाइफिकेशंस करके बताऊंगी। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो काफ़ी डिफिकल्ट होता है पढ़ने में, तो मैं आज इसी पे हम जो है फोकस करेंगे। और क्योंकि हमने पूरा डी फार्म पढ़ रखा है, हमें पता है कि डी फार्म हमने पढ़ रखा है, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बट अपन उनको रिवाइज कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब उनकी प्रिपरेशंस कैसे करेंगे। अब जैसे आपने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, इंट्रोडक्शन पढ़ा था आपने, सोर्स ऑफ टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़े थे, तो आपको थोड़ा बहुत धुंधला सा तो याद होगा। तो आप क्या करिए, इसके नोट्स बनाना शुरू कीजिए। कितने एरर थे, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीशन क्या होता है, इन सबके डेफिनेशंस को एक बार रिवाइज कीजिए। ठीक, फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, ग्रेविमेट्रिक, हर चीज़ की ऊपरी तौर पर जो है स्टडी आप करना शुरू करिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो है बहुत अंदर का नहीं पूछा जाता, बहुत सिंपल सी जानकारी पूछी जाती है। एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन देके अपन को क्या किया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बट हमें वो 4 ऑप्शन दिखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन को अपना क्या करना है, क्या स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपना बेसिक बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव में बड़ा इजी होता है, वो एक पर्टिकुलर चीज़ पूछता है, उसके बारे में अपन डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। पर ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम क्या होती है, वो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है और उसके जो 4 ऑप्शन देता है उस पर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें अभी यहाँ ये ध्यान रखना है कि हम जो भी चीज़ पढ़ें वो इतनी परफेक्ट पढ़ें कि हम कंफ्यूज ना हो। जैसे अगर एक्यूरेसी की डेफिनेशन है तो अपन को एग्जैक्टली याद होना चाहिए कि एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है और कितने जो है इसके अंदर में टाइट्रेशन आते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, उस पर अपन क्या करते हैं, उस पर अपन वेट मेजर करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में अपन लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में जो बेसिक है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर ये सब क्लियर होंगी हमें अपने सिलेबस की, तो डेफिनेटली डी फार्म एग्जिट एग्जाम आपके लिए कुछ भी नहीं है। फिर जैसे अब आ गया टॉपिक नंबर 3, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स में आपको क्या है, हेमेटिक्स है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट है, टॉपिकल एजेंट है, डेंटल प्रोडक्ट्स और मेडिसिनल गैसेस है। अब इसका अपन कैसे तैयार करें ऑब्जेक्टिव, तो कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले तो जो नाम लिखे हुए हैं ना, फेरस, फ्यूमेराइड, इनकी कैटेगरी आपको याद होनी चाहिए कि हेमेटिक्स में कितने आते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में एंटासिड्स आते हैं, तो एंटासिड्स में कौन सा सबसे अच्छा एंटासिड है जो हमें याद होना चाहिए। ठीक है,
फिर टॉपिकल एजेंट पे आए तो ऐसा कौन सा टॉपिकल एजेंट है, जैसे बोरिक एसिड हो गया, ग्लूकोन हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, कौन सबसे अच्छा जो है टॉपिकल एजेंट है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे इंपॉर्टेंट हो गया, बोरिक एसिड इंपॉर्टेंट है। हमको पता है जब अपन ने डी फार्म किया था तो टीचर्स किस पे ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे थे, तो उसका मेन यूजेस कहाँ पे हो रहा है वो आपको याद रखना है और वो चीज़ अपने कॉपी में नोट करके रखनी है। फिर डेंटल प्रोडक्ट्स में कौन सा ऐसा डेंटल प्रोडक्ट है, चलो आपको जो है वो सीमेंट के रूप में यूज़ होता है, कौन सा केमिकल भरते हैं दांत में सीमेंट के रूप में, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। बहुत सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, छोटी छोटी जो मेन इंपॉर्टेंट है जिस पे टीचर ज़्यादा एम्फेसिस करता हो जब पढ़ा रहा हो आपको डी फार्म, वो आपको नोट डाउन करके रख लेनी है, उसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत डीप में से नहीं बनते हैं। पहली बार एग्जाम है, बार बार आपको बता रही हूँ, ईजी आएगा आपका पेपर। अगर आपने बहुत अच्छे से डी फार्म पास किया है तो आप डेफिनेटली ये जो तीनों पेपर हैं वो ईजिली निकाल लोगे 50% मार्क्स के साथ। फिर जैसे अब ये आ गया आपका नर्वस सिस्टम में एनेस्थेटिक, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, एंटी साइकोटिक, एंटी कन्वर्जेंट, एंटी डिप्रेसेंट, इनमें आपको क्या याद रखना है? मेनली इनके ड्रग्स के नाम याद रखने हैं। इफ सपोज मैंने बोला कार्बामेज़ेपिन कौन सी कैटेगरी में आती है, तो आपको झट से आपके दिमाग में आना चाहिए कि एंटी कन्वर्जेंट है, ठीक। कन्वर्जन में क्या होता है आपको पता है, एंटी साइकोटिक में क्या होता है, सेडेटिव, हिप्नोटिक ड्रग्स क्या होते हैं ये अपन को अच्छे से पता होता है। हम क्या भूल जाते हैं, हम ड्रग्स के नाम भूल जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। एमिट्रिप्टाइलिन किस कैटेगरी की ड्रग है, तो एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी की ड्रग है, ये आपको याद रखना है। वैसे ही सेम आपको नीचे भी ये सारी चीजें याद रखनी है, एंटी एरिथमिक ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, डायूरेटिक्स में कौन सी इंड्रग्स आती हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो टीचर ने हमें पढ़ाई थी अच्छे से, क्या उसके यूजेस हैं, ये सारे आपको अच्छे से याद करने और लिख के रख लेने हैं। जो इंपॉर्टेंट ड्रग है उनकी कैटेगरी तो आपको याद होनी चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर अभी हमारा गया ऊपर में एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एंजाइनल, ये डिजीज जो है कार्डियक डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत लोगों को होती है, तो इसके आपको सारे ड्रग्स याद होने चाहिए। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, कैप्टोप्रिल किस लिए यूज हो रही है, प्रोपेनोनॉल किस लिए यूज हो रही है, वो ऐसा करके भी पूछ सकता है, या वो ये भी पूछ सकता है कि मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड कौन सी कैटेगरी का ड्रग है, ठीक। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, ड्रग्स की कैटेगरी आपको जरूर याद रखनी है केमिस्ट्री में। तो मैंने आपको ये किसका बताया, मैंने आपको ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो है पूरा बाइफिकेशन, आप आराम से बैठिए इसको लिखिए, कौन से आपके टीचर ने इंपॉर्टेंट बताए थे, कौन सी अभी ड्रग रिलेट कीजिए कि अभी कौन सी ड्रग जो है वो बहुत अच्छा जो है काम कर रही हैं, ठीक है, अभी ज़्यादा दी जा रही हैं, है ना, कौन सी कैटेगरी की। तो ऐसे ड्रग्स का जो है यूजेस और सारी चीज़ें और केमिकल नेम जो है आप याद रखिए, ऐसी ही चीज़ें पूछी जाएंगी, बहुत डीपली ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछते हैं, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 ऑप्शन देते हैं, रहते तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। स्टिक रहिए अपने बेसिस पे, अपने बेसिक्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, बोलने का मतलब ये है, और चीज़ों को जो है वो रिवाइज करते चलिए बहुत ज़्यादा। एकदम से अगर आप अपने MCQ सॉल्व करने लगेंगे तो डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं बनेगा। पहले आप वो सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद वो टॉपिक पढ़ लीजिए, उस टॉपिक का फिर आप MCQ सॉल्व करके देखिए कि कितने आपको बन रहे हैं या कितने नहीं बन रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे बाइफरकेट करने हैं अपने सब्जेक्ट्स और कैसे पढ़ने हैं। अभी मैंने आपको एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से बताया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पार्ट 1। ऐसे ही अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स का भी जो है वो चाहिए कि मैम इसको हम कैसे पढ़ें, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के मुझे जरूर बताइएगा। डेफिनेटली मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी जो है आप कैसे उसको पढ़ सकते हैं वीडियोस लेकर आऊंगी। Thank you for watching and please like, share and subscribe my video for more interesting information like this। आपको ऐसी informations और ऐसी हेल्प मिलती रहेगी। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन जरूर दबाइए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, और बाकी सब्जेक्ट्स का भी बाइफरकेशन अगर आप ऐसे ही चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।